एक्सरेज जनरेशन ये टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करेंगे इसमें डीप कॉन्सेप्ट पे जाएं कि एक्सरेज क्यों पैदा हो रही होती हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्किंग वगैरह आपने पढ़ी होगी कि किस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ये क्या है, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास दो चीज़ होती हैं। पहले नंबर पे कैथोड और सेकंड नंबर पे एनोड। ये हमारे पास एनोड है। अब इसको कनेक्ट किया होता है हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, यानी इसको करंट वगैरह दिया होता है और करंट देने के बाद हमने क्या किया होता है, इसको ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम नाम देंगे कैथोड का। ये हमारे पास क्या है, कैथोड। और ये हमारे पास क्या है, एनोड। और यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम पंप लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, वैक्यूम पंप, यानी कि अंदर जो गैस मौजूद है इसका प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, अंदर से जो गैसें हैं उसको बाहर निकालने के लिए। और ये पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की बनी होती है। ये क्या है हमारे पास, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब है। अब देखें हमारे पास क्या होता है, जैसे करंट अप्लाई करते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन जाकर किसके ऊपर टकराते हैं, एनोड के ऊपर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन पैदा होकर जाकर टकराते हैं एनोड पे, और एनोड पे जैसे टकराते हैं तो यहाँ से एक्सरेज पैदा होती हैं। यहाँ से क्या पैदा हो रही होती हैं, एक्सरेज। अब मेन बात ये आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद यहाँ पे होता क्या है जिसकी वजह से एक्सरेज पैदा हो रही हैं। बात तो समझने वाली यही है ना कि काम क्या हो रहा है, और यही चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। यही चीज़ हमारे पास क्या है, आज हमने डिस्कस करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनोड। एनोड याद रखिएगा एक बात, अगर एक्सरे पैदा करना चाहते हैं तो आपके पास एनोड होगा हैवी मेटल का। हैवी मेटल का, लाइट मेटल का एनोड यूज़ करके आप कभी भी एक्सरेज को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसकी रीज़न पता चल जाएगी कि हैवी मेटल का ही क्यों एनोड यूज़ कर रहे होते हैं। देखो हैवी मेटल होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ये बात तो कन्फर्म है। मतलब उसमें काफ़ी सारे शेल्स होंगे। मैं यहाँ से एक एटम की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटम की स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। सो थोड़ा गौर कीजिएगा। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ये हमारे पास शेल नंबर 4। चलो जी, मैं इतने शेल बना लिए। अब हर एक शेल के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक शेल के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लो जी, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरह इस शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इस शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिए। अब होता क्या है, देखो इस एनोड पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। इस एनोड पे आके क्या करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है ना, ये वाला काम होता है। जैसे ये गया इलेक्ट्रॉन, ये जाके इस शेल के साथ टकराया। और याद रखिएगा पहले वाले शेल को हम नाम देते हैं के का, दूसरे वाले शेल को नाम देते हैं एल का, तीसरे वाले शेल को एम का, और फोर्थ शेल को एन का नाम दे रहे थे। ये बेसिक लेवल पे सारी की सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। देखो जैसे जाके इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल से टकराया है, बात याद रखिएगा बाहर वाले शेल से टकराएगा या किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है बाहर वाले शेल से, वहाँ से इतनी ज़्यादा एक्सरेज पैदा नहीं होती। ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज यहाँ से पैदा हो रही होती हैं। ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज कहाँ से पैदा होती हैं, यहाँ से पैदा हो रही होती हैं। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको भी बाहर निकाल देता है और ख़ुद भी बाहर आ जाता है। इसको भी बाहर निकाल दिया और ख़ुद भी बाहर आ गया। और यहाँ पे इस शेल में वैकेंसी पैदा हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी पैदा हो गई है। वैकेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली बच गई है। अब होता क्या है कि इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव कर सकता है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। जिसके लिए ज़्यादा इजी होता है मूव करना, वही शेल इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव कर रहा होता है। अमूमन क्या होता है, अगर के शेल में निकलता है ना, तो ये जो अल्फ़ा वाले होते हैं, यानी कि इससे के शेल से बाहर वाले शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर जाता है। सही है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। जिसकी वजह से जैसे ही आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ये चीज़ याद रखिए, हमारे पास अगर कोई एटम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में जाता है तो एनर्जी एमिट होती है। एनर्जी क्या होती है, एमिट हो रही होती है। ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में आता है, अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में आता है, तो एनर्जी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन इस एनोड के ऊपर टकराया है, टकराने के बाद अंदर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अंदर वाले शेल में वैकेंसी पैदा हो गई है एक इलेक्ट्रॉन की, और उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं, और जैसे ही मूव करेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ रेज एमिट होंगी, यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट हो रही होती है, और ये जो एनर्जी होती है एमिट हो रही होती है हमारे पास होती है एक्स रेज। क्या होती है हमारे पास, एक्सरे। ये था जी सारे का सारा कॉन्सेप्ट कि अंदर में काम क्या हो रहा है, यानी कि एनोड के अंदर काम क्या होता है जिसकी वजह से एक्सरेज पैदा होती हैं, ये वाला काम हो रहा था। जैसे ही आगे इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद अंदर वाले शेल में से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और ख़ुद भी बाहर निकल गया, और इसके बाद बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। जब बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमेशा एनर्जी एमिट होती है, और यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हो रही होती है वो एक्स रेज की फॉर्म में हो रही होती है। सही। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें और भी हैं, वो चीज़ें क्या समझने वाली हैं, वो ये है कि के सीरीज़ क्या होती है, एल सीरीज़ क्या होती है, एम सीरीज़ क्या होती है। ये एक्स रेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़। आगे इनमें भी मज़ीद टॉपिक हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ दो की, के सीरीज़ एक्स रेज के अंदर आ जाती है और एल सीरीज़ आ जाती है, जिसको अमूमन डिस्कस कर रहे होते हैं। अब के सीरीज़ में भी आगे मज़ीद सब टॉपिक है, के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा। इसी तरह एल सीरीज़ में मुख्तलिफ टॉपिक हैं, एल अल्फ़ा, एल बीटा और एल गैमा। यानी कि ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, के सीरीज़, के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा, एल सीरीज़, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गैमा, ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। ये सारे के सारे वर्ड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब देखो मैं कहता हूँ सपोज किया एटम का न्यूक्लियस ये पड़ा हुआ, ये क्या है मेरे पास, एटम का न्यूक्लियस है। अब इसको समझते जाइएगा। अब ये पहला शेल के शेल होगा, इसके बाहर वाला एल शेल, उससे बाहर वाला एम शेल, और उससे बाहर वाला एन शेल होगा। ये मुख्तलिफ शेल बना लिए। ये मेरे पास क्या है, के शेल, ये मेरे पास एल शेल, ये मेरे पास एम शेल है, और ये वाला एन शेल है। अब देखो मैंने आके कहा, यहाँ पे एक बात कही है कि इलेक्ट्रॉन आकर टकराया, टकराने के बाद के शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन ने के शेल में से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और ख़ुद भी बाहर आ गया। ज़रूरी नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ के शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, एल से भी कर सकता है, एम से भी कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर एक पॉसिबिलिटी है। पहले मैं सपोज कर लेता हूँ कि के शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब के शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसकी जो वैकेंसी होगी इसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एल शेल में से। इसकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इसमें आ सकता है, इसकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ पे आ सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि के में जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा हो रही है वो एल से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकता है, एम से भी कर सकता है और एन से भी कर सकता है। अब देखो अगर हमारे पास के में वैकेंसी पैदा होती है और इलेक्ट्रॉन बाहर से के शेल में आ रहे हैं तो उसको हम नाम देंगे के सीरीज़ का। क्या नाम देंगे, के सीरीज़ का। क्या नाम दे रहे थे, के सीरीज़। लो जी, अब बात आ जाती है के अल्फ़ा क्या है, के बीटा क्या है, के गैमा क्या है। देखो अगर तो के सीरीज़ में या के शेल में इलेक्ट्रॉन उससे बाहर वाले शेल में या उससे बाहर वाला जो पहला शेल है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इससे बाहर वाला जो पहला शेल है ये वाला, इससे बाहर वाला दूसरा शेल ये, इससे बाहर तीसरा शेल ये। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, याद रखिए मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। उससे बाहर वाला पहला शेल ये, दूसरा शेल ये, तीसरा शेल ये। अगर तो आपका इलेक्ट्रॉन के शेल से बाहर वाले शेल में से यहाँ पे मूव करता है, यानी कि एल से के में मूव करता है, तो उसको हम नाम देंगे के अल्फ़ा। अगर उससे दूसरे वाले शेल में, मतलब के में इलेक्ट्रॉन आना है और वो आ रहा हो आपका एम में से, तो उसको हम देंगे के बीटा। और के गैमा क्या होगा, तीसरे में से। मतलब मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कर देता हूँ, अगर तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है हमारे पास एल से के में, तो उसको नाम देते हैं के अल्फ़ा, के अल्फ़ा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एम से के में, तो उसको नाम देते हैं के बीटा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एन से के में, एन से के में, तो उसको नाम देंगे के गैमा। लो जी, इसके बाद तो हमारे पास के हवाले से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अगर इलेक्ट्रॉन के से रिमूव हो
बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या मूव करे, तो उस वक्त हमारे पास के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा सीरीज़ ऑब्जर्व हो रही होती हैं। के अल्फ़ा क्या होता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के शेल में से रिमूव हुआ है, उससे बाहर वाले से ही अंदर आ जाए, यानी एल में से। अगर एम में से जाता है तो उसको के बीटा कहेंगे, और अगर एन में से जाता है तो उसको के गैमा का नाम दे देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पॉसिबिलिटी बताई थी, मैंने कहा हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन के शेल में से रिमूव हो, ये भी तो ज़रूरी है, मे भी पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में से रिमूव हो जाए, एल में से, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर टकराए, टकराने के बाद इसके साथ टकराने के बाद इसको बाहर निकाल दिया, खुद भी बाहर आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा हो जाएगी। इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से मूव करेगा या फिर यहाँ से इसमें मूव करेगा। अब देखो अगर तो हमारे पास के में एल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एल शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में आता है, और इसको हम नाम देंगे एल सीरीज़। क्या नाम देंगे? एल सीरीज़। एल सीरीज़ में हमारे पास आगे दो बातें करूँगा, एल अल्फ़ा और एल बीटा। एल अल्फ़ा का मतलब क्या है? अगर एम में से इलेक्ट्रॉन एल में आए उसको कहेंगे एल अल्फ़ा। क्या हो जी? एम में से इलेक्ट्रॉन किस में है? एल में, उसको कहेंगे एल अल्फ़ा। उसको क्या नाम देंगे? एल अल्फ़ा। अगर एन में से इलेक्ट्रॉन एल में आता है, एन में से इलेक्ट्रॉन एल में आता है तो इसको एल बीटा का नाम दे रहे होते हैं। उसको क्या नाम दे रहे होते हैं? एल बीटा का नाम दे रहे होते हैं। सही है, यानी कि हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है अल्फ़ा बीटा गैमा के हवाले से, जिस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकले उससे बाहर वाले में से अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करते हैं, उससे दूसरे वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन अगर उसमें आ रहा है तो उसके लिए बीटा, अगर उसके लिहाज से तीसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसमें आ रहा है मूव करके, तो उसको हम नाम देंगे के गैमा। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये थी जी हमारे पास के सीरीज़ और एल सीरीज़, और ये है हमारे पास जनरेशन ऑफ एक्सरेज पैदा क्यों हो रही होती हैं। सही, और इससे जो एक्सरेज पैदा होती हैं उसको हम नाम दे रहे होते हैं करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। क्या नाम दे रहे होते हैं? करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। इससे जो एक्सरेज पैदा होंगी वो कौन सी होंगी? करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होंगी। अगर इसकी वर्डिंग लिखना चाहते हैं, वर्डिंग आपको उम्मीद है कि आती होगी। सही है, तो ये था जी हमारे पास सारे के सारा कॉन्सेप्ट, एक्सरेज पैदा क्यों होती हैं, ये के सीरीज़ एल सीरीज़ वगैरह है क्या, और इसको हम नाम दे रहे होते हैं करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं एक ख़ास एलिमेंट के लिए ख़ास होती हैं। सही है, यहाँ पे अगर आप एनोड जो यूज़ करते हो, अगर उसमें से जो रेज़ या एक्सरेज खारिज होती हैं वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सिर्फ उस एलिमेंट के हवाले से हैं, किसी दूसरे एलिमेंट की उस तरह की एक्सरेज नहीं होगी। सही है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।